हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्टिव का आंसर कीजिए। हाँ, जिन्होंने अब तक पॉलिटिकल साइंस का सेंटअप एग्जाम नहीं दिया है तो यहाँ से आप लोग यानी जो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन है सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन को देखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और जो अब तक ऑब्जेक्टिव आंसर की नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा, चैनल के प्ले लिस्ट में डाल दिया गया, मैंने ऑब्जेक्टिव वाला भी आंसर की अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछेंगे। यहाँ पे आपको यानी एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप में आपको यानी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको यानी, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 4 के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे हम लोग यानी 15 और 4 टोटल 19 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपने अब तक सारे सब्जेक्ट का यानी आंसर की नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, सारा यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। जी हाँ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, संविधान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे संविधान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोट करते चलिएगा जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे एग्जाम में छाप देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। संविधान, जी हाँ, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन किसी संस्था को परिचालित करने के लिए बनाया हुआ यानी संहिता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दस्तावेज है। जी हाँ, तो संविधान क्या है, यानी किसी संस्था को परिचालित करने के लिए बनाया हुआ क्या है, एक दस्तावेज है। यह प्राय लिखित रूप में होता है। जी हाँ, तो संविधान जो होता है वो किस रूप में होता है, लिखित रूप में होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, जिसपे आपको क्या मिलेंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में संसदीय शासन प्रणाली क्या है। जी हाँ, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो आप लोग नोट करते चलेगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि आपको एग्जाम में यही से ही लिखना है। संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिकता यानी संसद से प्राप्त करती है। जी हाँ, क्या किसको बोलते हैं, संसदीय प्रणाली यानी लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें जो कार्यपालिका जो अपनी लोकतांत्रिक वैधता है वो किससे प्राप्त करती है, यानी संसद से प्राप्त करती है, तथा विधायिकता यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपको 1 to 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे जो इजी रहेगा मैं वही आपको कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और आप लोग क्वेश्चन नंबर और जो सवाल है मैं बोल रहा हूँ आपको यानी नोट करते चलना है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, कानून के समक्ष समानता से क्या अभिप्राय है। जी हाँ, जो कानून के समक्ष जो समानता है से उससे क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि समान के बीच, यानी सबके बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए, जैसा कि समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि यानी कानून के समक्ष जो समानता है उससे क्या अभिप्राय है। तो हम लोगों ने देख लिया, तो आपको ऐसे यानी डेफिनेशन को लिख देना है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा दीजिए। जी हाँ, यानी जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसकी परिभाषा देने के लिए बोला है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आंसर में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए। जी हाँ, इससे क्या अभिप्राय है, यानी शासन जो सत्ता है उसको एक स्थान पर एक केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, नहीं बांटा जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यही लिखना है एग्जाम में, तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कानून एवं रीति रिवाज में क्या अंतर है। जी हाँ, यानी जो कानून है और रीति रिवाज है उसमें क्या अंतर है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कानून स्पष्ट रूप से और जानबूझकर राज्य की निश्चित शक्ति द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, जो कानून है वो क्या है, जानबूझकर और स्पष्ट रूप से राज्य की निश्चित शक्ति द्वारा बनाया गया है, जबकि प्रथा प्रक्रिया का एक समूह है। जी हाँ, यानी जबकि रीति क्या है, रीति रिवाज क्या है, प्रक्रिया का एक समूह है जो धीरे धीरे उभरा है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कानून और
रीति रिवाज में क्या अंतर है, तो आपको इसे लिख देना है एग्जाम में। चलिए आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। और जितने भी मैं अभी आपको यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे और हम लोग 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे और 4 क्वेश्चन को यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा उसको भी कवर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। जी हाँ, तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे किसको बोलते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद को एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। जी हाँ, किसके रूप में, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें उत्पादन के साधन सामाजिक और सामूहिक रूप से स्वामित्व या नियंत्रित होते हैं। जी हाँ, किसमें नियंत्रित होते हैं, यानी सामाजिक और सामूहिक रूप से स्वामित्व या नियंत्रित होते हैं, उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। जी हाँ, तो उसे क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको यानी जो मैंने आपको बताया आपको लिख लेना, आपको यानी 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है, सत्ता क्या है। जी हाँ, तो सत्ता किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किसको बोलते हैं। सत्ता व्यक्ति या व्यक्ति समूह के राजनीतिक निश्चयों के निर्माण तथा राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने का अधिकार है। जी हाँ, तो सत्ता क्या है, यानी जो व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का जो राजनीतिक निश्चयों के जो निर्माण तथा राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने का जो अधिकार है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन को लिख लेना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, आप लोग देखिए सुनिएगा, प्राकृतिक समानता क्या है। जी हाँ, जो प्राकृतिक समानता है वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया है, अतः सभी समान है। जी हाँ, जो प्रकृति है सभी व्यक्तियों को क्या किया है, समान रूप से पैदा किया है और सभी क्या है, समान है, बराबर है। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया जो प्राकृतिक समानता है वो क्या है, तो आपको इस डेफिनेशन को लिख लेना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, मैं आपको यानी जो क्वेश्चन इजी है वही करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको यानी लिखने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। जी हाँ, तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जी हाँ, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, यानी व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तो होती ही हैं, लेकिन जो संविधान द्वारा जो नागरिकों को क्या करते हैं, प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जी हाँ, जिसमें जो है क्या है, राज्य द्वारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, किसमें, मौलिक अधिकार में हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, द्विसदनीयता क्या है। जी हाँ, जो द्विसदनीयता है वो क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदनीयता उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में 2 सदन हो। जी हाँ, तो द्विसदनीयता किसको बोलते हैं, जिसमें यानी विधायिका में कितने सदन हो, यानी 2 सदन हो। उदाहरण के लिए भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया यानी द्विसदनीयता किसे कहते हैं। चलिए तो आपको इस डेफिनेशन को लिख लेना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, वित्त विधेयक को परिभाषित करें। जी हाँ, जो वित्त विधेयक है उसको परिभाषित करने के लिए बोला डेफिनेशन मांगा है, तो हम लोग देख लेते हैं। यानी वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय संबंधित होते हैं। जी हाँ, जो वित्त विधेयक होते हैं किससे संबंधित होते हैं, यानी राजस्व और यानी व्यय संबंधित होते हैं। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किए गए नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। जी हाँ, तो वित्तीय विधेयक में क्या यानी शामिल होते हैं, यानी जो आने वाले वित्तीय वर्ष है उसमें नए प्रकार के कर लगाने और करों में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। तो हम लोगों ने यानी वित्तीय विधेयक देख लिया किसको बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर नोट कीजिएगा, आपको ऐसे ही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, निवारक निरोध यानी निवारक निरोध कानून से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, तो निवारक निरोध कानून से क्या समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। निवारक निरोध कानून राज्य के अधीन एक सांविधिक शक्ति है जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया निवारक निरोध कानून किसको बोलते हैं, यानी जिसके तहत क्या करते हैं, यानी राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए उसको यानी हिरासत में यानी ले सकती है, अपने अंडर ले सकती है। तो हम लोगों ने देख लिया यानी निवारक निरोध कानून किसे कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग।
गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या अभिप्राय है। गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपने स्वतंत्र निर्णय, नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया जो गुट निरपेक्षता है उसका अर्थ क्या है, यानी विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी जो स्वतंत्र निर्णय है, नीति और राष्ट्रीय हित के लिए जो अनुसार सही या जो न्याय का साथ है उसका यानी देना। तो हम लोगों ने यानी गुट निरपेक्षता देख लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, जो सामाजिक सुरक्षा है उससे आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों का माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाले कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, सामाजिक सुरक्षा है। जी हाँ, यानी जो समाज यानी सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों का माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली जो कुछ घटनाएं हैं और जो कुछ जोखिम से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिक सुरक्षा बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया यानी क्वेश्चन नंबर 28। और जो हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे। इसी के साथ जो हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। चलिए क्या है यानी आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 30 में गठबंधन की राजनीति क्या है? तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। गठबंधन की राजनीति वैसी राजनीति होती है जहां पर कुछ राष्ट्रीय दल तथा कुछ क्षेत्रीय दल आपस में गठबंधन करके सरकार बनाने की योजना को प्रस्तावित करते हैं। जी हाँ, तो गठबंधन की राजनीति किसको बोलते हैं? जहां पे यानी कोई भी कुछ राष्ट्रीय दल और जो कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं आपस में गठबंधन करके सरकार बनाने की क्या करते हैं? योजना प्रस्तावित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गठबंधन की राजनीति बोलते हैं। चलिए तो हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप कर लिया और हम लोग देखेंगे यानी लॉन्ग आंसर टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि आपको 8 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 के आंसर देने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या है? न्याय और कानून में क्या अंतर है? जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो न्याय है और कानून है उसमें क्या अंतर है। चलिए तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग और नोट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कानून किसे कहते हैं। कानून क्या है? कानून वास्तव में नियम और दिशा निर्देश है। जी हाँ, कानून क्या है? नियम और दिशा निर्देश है जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा व्यवहार को संचालित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो कानून किसके लिए यानी स्थापित किया है? यानी व्यवहार को संचालित करने के लिए ये कानून सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाए गए। जी हाँ, जो संविधान है वो जो कानून है वो किसके द्वारा बनाया गया है? यानी सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाया गया है। कानून सभी को मानना चाहिए। जी हाँ, जो कानून है सभी को मानना चाहिए। कानून मानकों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे कानून देख लिया। कानून क्या है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्याय किसको बोलते हैं। हम लोगों ने कानून देख लिया, अब न्याय देखेंगे। न्याय एक अवधारणा है जो समानता, धार्मिकता, नैतिकता आदि पर आधारित है। जी हाँ, तो किस पर आधारित है? यानी समानता हो गया, धार्मिकता हो गया और नैतिकता पर आधारित है। इस अवधारणा में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए। न्याय शब्द कानून का एक बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, न्याय जो है वो क्या है? कानून शब्द का एक बड़ा हिस्सा है और कानून के लगभग सभी पहलू इस अवधारणा पर आधारित है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने यानी न्याय और कानून में अंतर देख लिया, जो कि यहाँ पे आपको 5 नंबर यानी आप लिखेंगे इस आंसर को तो पूरा मिल जाएगा आपको। तो ऐसे लिख देना है और आपको यानी नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 33। यानी 33 में बोला जा रहा है स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। जी हाँ, तो स्वतंत्रता का परिभाषा देखेंगे और इसके प्रकार को देखेंगे। तो यहाँ पे पहले परिभाषा देख लेते हैं, किसको बोलते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। यह उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई राष्ट्र, देश या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज या देश का किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग देख लिए स्वतंत्रता किसको कहते हैं। अब इसके जो प्रकार है उसकी विवेचना करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। तो पहला प्रकार में यहाँ पे क्या है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही यानी एग्जाम में लिख देना है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता किसको बोलते हैं? यानी राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। जी हाँ, तो किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख लिया। अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं? यानी क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। जी हाँ, तो आर्थिक स्वतंत्रता किसको बोलते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा प्राप्त होना आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए अब अगला देख लेंगे, यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से भी पहले प्रकृति और
प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त होती है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक यानी स्वतंत्रता भी देख लिए। अब अगला टाइप देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, यानी नागरिक स्वतंत्रता। जी हाँ, तो नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। चलिए, अब अगला टाइप देखेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको यानी स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको यानी नोट कर लेना है और आपको एग्जाम में वैसे लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसको बोलते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को स्वयं के निजी कार्यों, विश्वासों और मामलों में स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया यानी स्वतंत्रता का परिभाषा और जो उसके प्रकार है उसको प्रकार की हम लोगों ने विवेचना कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देख लिया हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में? चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कानून के शासन से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, जो कानून के शासन है उससे आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किसको बोलते हैं। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। जी हाँ, जितने भी कानून होते हैं वो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। जी हाँ, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो और या यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। यानी अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 37। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर तो आपको नोट कर लेना है। आपको वही क्वेश्चन यानी वही क्वेश्चन के इसमें आंसर लिखना है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दिखा नहीं पा रहा हूँ तो आपको यानी नोट कर लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? तो यहाँ पे देख लेते हैं पहली विशेषता क्या है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जिसमें किसमें यानी 73वें संशोधन में जो पंचायत है उसको पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, अर्थात पंचायती राज संस्थाएं अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पहली विशेषता देख लिया। चलिए, अब अगला यानी विशेषता को देख लेंगे हम लोग। इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। चलिए, अब आगे देख लेंगे और क्या है यानी विशेषता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अलावा सामान्य सीट से भी ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने भी विशेषता देख लिया। अब आगे देखेंगे। मैं आपको समझा नहीं सकता, आपको यानी नोट कर लेना क्योंकि टाइम नहीं है समझाने का, तो आप लोग यानी नोट कर लीजिएगा। इस संशोधन के अंतर्गत पंचायतें अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं स्वयं बनाएगी और उन्हें लागू करेंगी। सरकार कार्यों की निगरानी अथवा सत्यापन करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया है। तो यहाँ पे जितनी मैं बता रहा हूँ आपको 73वें संवैधानिक संशोधन की क्या है मुख्य विशेषता है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है आखिरी में। 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को ग्राम सभा के सहयोग से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी के चयन का भी अधिकार दिया गया है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया यानी 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको यानी 15 के आंसर बताने हैं। तो मैंने जो इजी क्वेश्चन था मैंने आपको यानी 15 क्वेश्चन के आंसर बता दिए 100 यानी शॉर्ट आंसर टाइप में। और यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 4 के आंसर देने हैं। मैंने आपको वो 4 भी करा दिया जो आपके यानी आपके लिए इजी हो और आपको यानी लिखने के लिए इजी हो और आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर करना है। और जो चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि मैं इस तरह के सारे जो सब्जेक्ट है सबका यानी आंसर की अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा जो अब तक नहीं देखिए। चलिए, तो यहाँ तक बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।